हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सवेरे सवेरे व्हाट्सएप पर मुझे एक 21 पेज का रिप्रेजेंटेशन डीएफएस को गया। लिखा किसने? ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक प्रेसिडेंट पेंशनर्स एंड रिटायरीज एसोसिएशन ने, और ये लिखा है इन्होंने 22 तारीख को। और पहले तो इन्होंने कहा कि आपने कुछ काम किए हैं और कुछ हमारे काम पड़े हुए हैं, और इन्हें खास कर बात किस किस पे की, कुछ अपेंडिक्स लगाए, और उस अपेंडिक्स में कुछ डीएफएस ने बताया भाई आप बैंकों में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएंगे। फिर इन्होंने पेंशन अपडेशन की बात की, स्पेशल अलाउंस की बात की, फैमिली पेंशन टू विडो अनमैरिड डिवोर्स डॉटर्स के लिए बात की। इस प्रकार की इन्होंने सारी बातें की, और बात करते करते और भी मेडिकल फैसिलिटी की बात की, डीए में जो डिस्क्रिमिनेशन उसकी बात की। और ये लिखने वाले हैं डीडी शर्मा प्रेसिडेंट, केडी खेरा चीफ एडवाइजर फ्रॉम सेक्रेटरी, और ये हैं आपके शोक हरन पीटी सिंह जनरल सेक्रेटरी। इन्होंने ये लेटर लिखा। और मैंने तो खेरा साहब के बारे में बहुत कुछ सुना है, पीएनबी के हैं, काफ़ी मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस लर्नर पर्सन है। सबसे पहले मैंने इसमें जो पढ़ा, मेरे हाथ जो पड़ा, इन्होंने कहा कि फंड इज इमैटीरियल फॉर अस फॉर दिस पेंशन अपडेट। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो लाइन पे तो आए कि फंड की कोई चिंता ही नहीं है। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मैं तो अचंभित था कि आज इस स्टेज पर भी वो फंड की थ्योरी ऐसे घुसी हुई है इनके पास, इन्हें निकल नहीं पा रही है। और क्या क्या करते हैं इसमें, ये कहीं बताते हैं कि सेटिंग अप ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कहीं 2012 के 16 के 25 के लेटर वगैरह थे। उसमें ये बताते हैं कि पेंशनर्स का काम है जाकर के अपनी बैंक के सीएमडी से बात करना। तो क्या ये बात EIBRF को पता नहीं है, EIB पार्क को पता नहीं है, CBPRO को पता नहीं है? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली रेगुलेशन को तो इनको ही लागू करना है ना। तो मिलना तो अब मुझे नहीं लगा इनमें से कोई मिला हो, लेकिन उसकी इन्होंने जिक्र किया। और वह जिक्र करते करते ये पहुंच गए कहाँ पर? पेंशन अपडेशन पर करूँगा बात, मैं और नहीं कर रहा कहीं। पेंशन अपडेशन की सारी कहानी गाते हैं, कैसे आया, कौन लाया, रेगुलेशन कैसे बना, सारा घोच पोछ। इनको यही पता नहीं है कर क्या रहे हैं। और 1970 के एक्ट का कहीं इन्होंने जिक्र तक नहीं किया। और उसके बाद वही उल्टी सीधी कहानी। भाई 1995 के बाद में जो आपका रेगुलेशन बन गया वो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है। उससे बाहर जितनी भी चीजें हुई हैं वो नॉन स्टैट्यूटरी एग्रीमेंट का पार्ट है, वो आपको राइट नहीं देता। रेगुलेशन आपको आपका राइट देता है। यदि आप फालतू की चीजों को ला करके यहां घुसाओगे तो क्यों केस को कमजोर करने पर तुले हुए हो? कोर्ट में केस केवल रेगुलेशन स्पेसिफिक है, और इसमें जिक्र करके लाते हैं कोई ये IBA ने कोई लेटर लिखा IBOC के जनरल सेक्रेटरी को 1993 में। भैया IBOC का जनरल सेक्रेटरी खुदा का बच्चा था क्या? IBA कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या? क्या मतलब निकलता है उसके पढ़ के? द सेम टोन एंड टेनर जो इनकी सिनॉप्सिस गया था सुप्रीम कोर्ट में, सेम मैंने पढ़ा था वो यहां पर है पूरा का पूरा। और इस लेटर को ये DFS को भेज रहे हैं। और वही इसके बाद नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और उसके बाद बैंक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1। इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। इसके बाद में क्या लिखते हैं ये, कई फॉर्मूला बताते हैं किस पर आया ये, चौथे पे, पांचवे, थर्ड पे कमीशन का। उसके बाद DF वो नकरा वाले वो केस ले आते हैं, और उसके बाद और ये केस ले आते हैं कोई SP बेंस वाला,
एक केस और ले आते हैं कोई सिविल अपील का, जिसको वेणुगोपालन साहब उद्धरण करते रहते हैं। और फिर पेंशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिवाइज 4, 5, 6, 7। भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके सीपीसी से आपका क्या लेना देना है, क्या दिखाना चाह रहे हो। सेम बिल्कुल यही था, यही सिनॉप्सिस था इनका सुप्रीम कोर्ट में। वो तो बच गए थे, रेगुलेशन का नाम आया था। और उसके बाद ये कंपैरिजन करते हैं कहीं किसका, जनरल मैनेजर का, पियोन का, क्लर्क का और जनरल मैनेजर का, उनकी पे में डिफरेंस दिखाते हैं कि ये सारा। और उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद खेरा साहब एक बात बताइए मुझे, आप बड़े सम्मान के साथ पूछना चाह रहा हूं सर, क्या करना चाहते हो सर? आपने सारा सम्मिश्रण कर दिया सर। सीधे नहीं लिख सकते हो डीएफएस को, रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कीजिए और आप अपनी बैंक में जाकर के मिलो कि भैया 31 साल पहले 1995 में ये रेगुलेशन आया था। और जब ये रेगुलेशन आया था, रेगुलेशन स्पष्ट रूप से कहता है कि ये पेंशन अपडेट होगी आपकी ऐसे इस प्रकार से। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप दुनिया भर की कहानी गा रहे हो फालतू की, जो सेंस नहीं है उसका। इससे आपको अपडेशन हो जाएगा? खेरा साहब 1995 से पहले जो भी कुछ हुआ है वो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन का पार्ट नहीं है, पहली बात। 1970 से पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो कुछ हुआ है वो निगोशिएशन सेटलमेंट का पार्ट है। 70 में जैसे भी नोटिफाइड हो गया वो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन का पार्ट बन गया। आपका 1993 का एग्रीमेंट, 1984 की स्मॉल कमेटी, आपके जो लेटर बता रहे हो आपके महापुरुष को लेटर लिए, और भी जितने भी तीर मारे कहीं आप लोगों ने, वो कोई भी स्टैट्यूटरी पार्ट नहीं है और ना कोर्ट में उसकी कोई वैल्यू है और डीएफएस के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आपका इतना सशक्त रेगुलेशन को रोकने के लिए ये कुचक रच रहे, जब सेल भी अपडेटेड लिखा हुआ है, तो आप सोचते हो कि मतलब आपको अपडेशन हो जाएगा। इस अपडेशन को रोकने के लिए कुचक रचा जा रहा है। और अचंभे तो मैं इसमें हो गया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने पहला यही पढ़ा, पेंशन फंड पहला ही था, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इज मटेरियल फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन एज द सेम इज पेड एज पर द पेंशन रेगुलेशन 1995। मैं बोला, मैंने यार इतना परिवर्तन कहां से आ गया इन लोगों में, इतना परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया कि फंड थोड़ी पीछे छुड़ा लिया उन लोगों ने। मतलब रेगुलेशन 1995 में फंड का अवेलेबिलिटी वो आप करोगे, हमें कोई लेन देन नहीं। बहुत बढ़िया बात है, यही तो हम चाह रहे थे। जस्ट इसके अपोजिट आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फंड थ्योरी का संगीत गवाया था। और उसके बाद क्योंकि वो कहते हैं ना ईगो, ये कैसे हो सकता है, मान जाऊं। उसके बाद कहते हैं सिंस इंडियन बैंक एसोसिएशन हैव क्लेम्ड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन वी हैव टू सबमिट एज अंडर टू काउंटर देयर क्लेम बिकॉज पेंशन फंड विल रिमेन सरप्लस इवन आफ्टर द। अरे सर, आपने सत्यानाश कर दिया सर। सर कहां जरूरत थी इसको लिखने की, जब आपने बोल दिया कि आपका काम है, आप पेंशन फंड का इंतजाम करोगे, तो आप कैलकुलेशन दे रहे हो। मतलब अभी आप मतलब ओवर ही नहीं है उस चीज से जो आपने सुप्रीम कोर्ट में संगीत गवाया था। क्यों दोगे सर आप उनको कैलकुलेशन? कहां लिखा हुआ है सर? बताओगे हमें कैलकुलेशन कहां लिखा हुआ है? आप कैलकुलेशन दोगे और उसके बाद रेगुलेशन 5 की बात करते हैं और ये 11 तक आ जाते हैं और 11 में ये बताते हैं मतलब बैंक का काम है देने का। और उसके बाद मैं पढ़ के बताता हूं नीचे। मतलब इतने कॉन्ट्राडिक्टरी, इतने कंफ्यूज्ड, एक्सेप्शनल लोग मैंने नहीं देखे कहीं भी, जितने हमारे बैंक पे सर भरे हुए हैं। मतलब एक ही स्टेटमेंट में दो बातें। अब 11 में कहते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट इंडियन बैंक एसोसिएशन हैज कन्वेड टू डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दैट अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर एम्प्लॉइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल कॉस्ट 95,000। सर कहां जरूरत पड़ रही थी आपको चीज की? सर कहां जरूरत पड़, आपका काम है क्या ये फंड को करना, इकट्ठा करना, ये करना, वो करना, विच इज टोटली रॉन्ग। ओ मतलब ऊपर तो कहते हो कि फंड की इमैटेरियल पेमेंट ऑफ पेंशन का आप करोगे और नीचे आप 95,000 रुपीज भी ले आए, 95,000 करोड़। इट अपीयर्ड दैट दे हैव कैलकुलेटेड on the assumption that it all the retire as on the date of their calculation the updation will cost 95,000 crore which will never happen। अच्छा,
करेक्ट मेथड। अब ये करेक्ट मेथड बता रहे कैलकुलेशन का। रियली। और करेक्ट मेथड बताने के बाद, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, कभी बताऊंगा, उसके बाद 4,56,443 का 31/3/25 को इनको फंड भी बता रहे हैं। ये फंड है उनके पास, ये फंड बहुत है। खेरा साहब, आपका मेन ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, और आपके लोग भी वहां पर केस लड़ रहे हैं, और आपने जो कुछ भी इसमें लिखा है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके सिनॉप्सिस में, जिसकी धज्जियां उड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में। सर, आप कैसे कह सकते हो दो चीजों को? आप एक साइड तो कहते हो कि फंड का इमैटीरियल है हमारे लिए, और उसके बाद में आप उनके जो रेगुलेशन है हमारे 95 के, उनको भी कोट कर देते हो, और बाद में आप उस असलियत पा जाते हो। वही पुराना रंग का कैलकुलेशन हम बताएंगे, हमारे पास इतना फंड पड़ा हुआ है। सर, जो बेइज्जती सुप्रीम कोर्ट में हुई थी उस फंड थ्योरी पर, सर थोड़ा कुछ तो समझ लेते उससे। आप ज्यादा शौक है पत्र लिखने का सर, तो आप सीधे सीधे बोलिए कि आप रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करें। ये फालतू की बकवास जो कर रहे हो ना आप, इससे ही आपका पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। और जो बात कर रहे हो ना, आईबॉक के जनरल सेक्रेटरी को आईबीए ने पत्र लिखा था, पहले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा ये है कि आईबीए को टास्क दिया हुआ था कि इनका पेंशन अपडेशन नहीं हो जाए, तो पहले तो गॉडविले को पत्र लिखा, खुश कर दिया आपको। जो उसमें वर्डिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, वो 2003 में जाकर हुई। फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, फिर जाकर राज्यसभा और लोकसभा में वही काम कहलवा दिया, पब्लिक परसेप्शन बनवा दिया, भारत सरकार को इनएक्टिव करा दिया, और वही काम आपके सीबीपीआरओ कर रहे हो, उससे बढ़ करके आप काम कर रहे हो। ऐसे पत्र लिखने से अच्छा है नहीं लिखें, वो ज़्यादा बेटर है। और जो कोर्ट केस आप उद्धरण कर रहे हो ना यहाँ पर सर, इन कोर्ट केसेज को जब सुनवाई होती है ना उस समय दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव को कोर्ट केस लिखने से कोई फायदा नहीं है। आप उनसे कहें कि रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करें, आप में यदि हिम्मत है तो। नहीं है तो ऐसी नादानी ना करें, इससे केवल नुकसान होगा और कुछ नहीं है। मैं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।